नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सबसे पहले खबर, देश के टेक्सटाइल सेक्टर में नई जान फूंकने की बड़ी कवायद की। जी हां, टेक्सटाइल सेक्टर में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दी है। कैबिनेट की इस बैठक में इसे मंजूरी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के फैसले की पूरी जानकारी दी। Friends, very happy moment for the textile ministry and for all the people of the 7 states, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिशा दी कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव भी बने और कैसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से बड़े टेक्सटाइल पार्क्स के माध्यम से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी एक जगह पर सम्मिलित होके सभी उसके जो कण हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सभी एक साथ उपलब्ध हो। टेस्टिंग फैसिलिटीज़, जहाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत पड़े तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छे प्लॉटेड एरिया, सस्ते में ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्र की योजना देश के सामने रखी थी। आपने सुनाई होगा, फिर उसके कैबिनेट के बाद बजट में भी अनाउंसमेंट हुई और 4,425 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मुहर की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सरकार जल्द स्पेशलिटी स्टील के लिए दूसरी पीएलआई स्कीम ला सकती है। स्टील सचिव से खास बातचीत की इस सिलसिले पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है। स्पेशलिटी स्टील के लिए जिस पीएलआई स्कीम की घोषणा हुई थी उसके तहत 57 एमओयू साइन किए गए हैं। आप बताएं कि कितना इन्वेस्टमेंट इससे आएगा, कितने कैपेसिटी एडिशन की आप उम्मीद कर रहे हैं? इससे 25 मिलियन टन की कैपेसिटी एडिशन होने की संभावना है। 30,000 करोड़ रुपए का निवेश इससे आएगा और लगभग 55,000 लोगों को रोजगार इससे प्राप्त होगा। और क्योंकि कई कंपनियां करीब 70 के आसपास कंपनी सेलेक्ट हुई थी, आज 79 लोगों ने आवेदन दिया था, उसमें से 67 की अनुमोदित हुई और उसमें से 10 लोगों ने ड्रॉप आउट किया। तो हाँ, कौन कौन सी मेजर कंपनीज हैं जो कि आगे? JSW थी जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, उनकी इलेक्ट्रिकल स्टील्स में थी, तो वो PLI 1 की कंडीशंस में रिलैक्सेशंस चाह रहे थे। तो अब हम लोगों ने कहा कि अब एक बार जब कैबिनेट से निर्णय हो गया तो उसमें रिलैक्सेशन संभव नहीं है। अगर दूसरी बार आप उनका प्रस्ताव आता है तो अब PLI 2 बारे में विचार किया जाएगा। PLI 2 की चर्चा चल रही है, आपने इंडस्ट्री के साथ इस मसले पे बातचीत भी की है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से नए प्रोडक्ट्स जो है इसके अंदर जोड़े जाएंगे? अब लार्जली एलॉय स्टील और जो जिन के बारे में पहली PLI के क्रम में एप्लीकेशंस नहीं आ सके, उन सबको शामिल किया जाएगा कम से कम। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिफेंस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, स्पेस हो, इन सब ने कई स्पेशलिटी स्टील की मांग की थी, तो उनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। पहली स्कीम के लिए जो फंड अप्रूवल है करीब 6300 करोड़ रुपए के आसपास है। जब सेकेंड फेज के लिए जाएंगे तो अतिरिक्त फंड की ज़रूरत होगी क्या? इसके लिए फिर से कैबिनेट को से अप्रोच किया जाएगा? हाँ, इसके लिए कैबिनेट के पास हमें जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो 6322 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी उसमें से पूरी राशि खर्च नहीं हो पाएगी। पर चूँकि ये एक बड़े PLI की सैंक्शन का हिस्सा है, तो इस पर संबंधित कोई भी निर्णय कैबिनेट द्वारा ही
पुनः निर्णय लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, प्राइसेस को लेकर जो इस वक्त प्राइस ट्रेंड है स्टील मार्केट में और जो डोमेस्टिक डिमांड हमारे पास है, इंडस्ट्री के साथ जो चर्चा आपकी लगातार होती रहती है, उस मसले पे क्या आप इस वक्त के प्राइसेस से संतुष्ट हैं? जो और क्योंकि जब आप लोग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई थी उस वक्त प्राइसेस ही मेजर कंसर्न था, वो ड्यूटीज़ हटा ली गई हैं, तो इस वक्त आप जो मौजूदा प्राइस ट्रेंड है उससे संतुष्ट हैं? देखिए, हमारी संतुष्टि या असंतुष्टि का कोई प्रश्न इसमें नहीं उठता। ये तो डीरेगुलेटेड सेक्टर है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से सर ये डीरेगुलेटेड सेक्टर है और आज के दिन में सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। इधर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनी बिस्लेरी को खरीदने के लिए बातचीत खत्म हो गई है। ये बातचीत 4 महीने से चली आ रही थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। अनुराग, बताएं क्या अंदर खाने से खबर है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बिस्लेरी इंटरनेशनल को खरीदने की बातचीत खत्म कर दी है। अभी पिछले करीब 4 महीने से टाटा कंज्यूमर और बिस्लेरी इंटरनेशनल के प्रमोटर रमेश चौहान के बीच में बिस्लेरी को खरीदने की बातचीत चल रही थी। अभी बिस्लेरी इंटरनेशनल बिस्लेरी पैकेज वाटर जो कि मार्केट में काफ़ी मशहूर है उसे बनाता है और पिछले साल बिस्लेरी को खरीदने की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए आकी जा रही थी। अभी अगर हम आपको बता दें कि अगर बिस्लेरी के इतिहास में झांके तो 1965 में बिस्लेरी की स्थापना हुई थी और 1969 में रमेश चौहान ने बिस्लेरी को खरीदा था और 90 के दशक तक बिस्लेरी का मार्केट में एक मोनोपोली तरीके का पोजीशन था और उसी समय जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे पेप्सिको है और कोका कोला कंपनी है वह भारत में आई और उन्होंने अपने पैकेज वाटर ब्रांड को लॉन्च किया था। और बढ़ते आगे, बात करते हैं HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की। कॉरपोरेट जगत में इस सबसे बड़े मर्जर को हरी झंडी मिल चुकी है। NCLT ने मर्जर को मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं रेगुलेटरी हर्डल एक रहती है किसी मर्जर में, वो NCLT के अप्रूवल को रहती है। आपको याद होगा पिछली बार NCLT ने ऑर्डर रिजर्व रखा था HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को लेकर। आज जब कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया तो बोला है कि ये जो मर्जर है, जो एमलगेमेशन स्कीम है, वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन अभी भी एक पेच फंसा हुआ है कि जो कंपनी के लॉयर हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो ROC में फाइलिंग है, जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो में 30 दिन में हो जाती है, उसमें उनको 6 महीने का टाइम चाहिए। तो ये साइड बाय साइड एप्लीकेशन चल रही है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि कोर्ट उनको अलाउ करे कि वो 30 दिन में इस अपील को फाइल कर पाए। तो ये छोटी सी निटी-ग्रिटी है जिसमें कंपनी थोड़ा और टाइम मांग रही है कि वो ROC में अप्लाई कर पाए, क्योंकि दलील यही है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स में काफ़ी टाइम लगता है इस तरीके के मर्जर में। लेकिन एक जो बड़ा रोड ब्लॉक था कंपनी के मर्जर के लिए, वो अब जरूर क्लियर हो गया है। जो NCLT ने अब फाइनली इस एमलगेमेशन को मंजूरी दे दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर TCS से जुड़ी हुई। TCS मैनेजमेंट में हुए बदलाव की बात करेंगे। राजेश गोपीनाथन के TCS के MD और CEO पद से इस्तीफे के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने मैनेजमेंट से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। Rajesh, first my sincere compliments. I mean, TCS shareholders, I'm sure they are mighty excited under your tenure. The company has enjoyed great growth, great P multiples, and really became a formidable force to reckon with in the Indian IT space. But Rajesh, even though TCS has enjoyed a very stable quarter, it has a very stable leadership, the timing of your exit, Rajesh, is something which perhaps is making everybody slightly nervous. At a time when the IT sector is getting bulldozed and concerns are there in the US BFSI space, do you think this timing could have just waited?
Nikunj, if you look at it over the last 10 years, I mean, this is probably the most stable time that we have seen in many years. Think about the financial crisis, think about the pandemic, think about everything else that went on, the war that was started off last year. So this level of volatility, I would say, is par for the course. And yes, there will be some ups and downs. So that definitely is absolutely not a question. In fact, in times of crisis, we have always come together and absolutely stood together as a team. And then when I was reflecting in terms of what would be a good time, I felt that there's no better time than this. And also it was important to do this before the start of the new financial year, so that the incoming CEO, in this case Krithi, has that full runway to play with it. So from immediacy perspective, just before the start of the year, so that the whole year can be owned. And from a slightly longer term perspective, we have brought the volatility of the pandemic to a fair state. We have registered very strong growth, first bouncing off the pandemic lows with 15%. And then over the last 9 months also, we have still grown at 14.8% and crossed big milestones. We crossed 7 billion and we are now at a run rate of 28 billion. So when you look forward, I don't think there is going to be another period where there will be significantly difference in that stability for it to be. So it goes back to that question that you asked it, why now? And I asked myself, if not now, will there be a better time? And the frank answer was, I couldn't think that there could be anything better, and therefore it made most logical sense. Rajesh, the immediate follow-up question is, when did you inform Chandra? What was his first reaction? And how did it go through? And what is next for Rajesh Gopinathan now? Everybody's curious about that. So I'm blending two questions into one. Yeah, in terms of, I've been having discussions with Chandra off and on. And of course, when there is an immediate problem, we always focus on that. But in moments of retrospection, I've always been telling him that, at some point I want to do it. And so that's been an ongoing dialogue. The immediate one was, of course, that, as I said, and I think this is the way it happens with everybody probably, that one day you get up and then you say that, okay, we have thought about it and spoken about it long enough. It is better to, pull the trigger, as it were. So that happened just a week or so ago. But it's a conversation that has been ongoing. What next is, first, I have to make sure that the transition happens smoothly. And with Krithi being there, I don't think that is a challenge at all. But I owe it to all our customers, all our colleagues, our employees, and all stakeholders to make sure that I am there for whatever time that Krithi needs. And if nothing, it might be even symbolic. But I definitely have no plans to skimp on that, and will be available to Krithi 100%, not just during this transition period, at any point in time in future. After that, I want to take some downtime and spend some time with family, sit back and then think, many ideas are there. But now that the trigger has been pulled, I need to start crystallizing what those are. And it would not have been appropriate for me to go down that path while I was doing something as important as this, and which required more than 100% of my attention all the time. So that's the plan. So probably we will get to catch up and have that cup of coffee that we have been always talking about. And I am looking forward to some downtime. बढ़ते हैं आगे। कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस में जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है और इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। कोविड के बाद से भारत के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो है जागरूकता बढ़ी है और डेटा भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं। जो लेटेस्ट डेटा इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा जारी किए गए वो बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 24% की ग्रोथ दिखी है और ये 82,000 करोड़ का स्तर छू चुका है, जो कि पिछले साल 66,000 था। और जिस समय कोविड की शुरुआत हुई थी तब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट था वो 50,000 करोड़ का था। इसी के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने एक लक्ष्य तय किया है एस्पिरेशनल ग्रोथ
30% की, अगर कंपनियां लगातार जो 30% की ग्रोथ अगर पाती है तो 2030 तक जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट है वो 3.25 लाख करोड़ का हो जाएगा। और अभी के जो आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं 24% की ग्रोथ के बाद, तो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिसका मार्केट शेयर 35% है। पहले कुछ साल पहले तक मोटर इंश्योरेंस 40% के साथ सबसे बड़ा मार्केट होता था, लेकिन अब उसको हेल्थ इंश्योरेंस ने ओवरटेक कर लिया और मोटर इंश्योरेंस पीछे छूट गया है। कुछ सुझाव जो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिए गए हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA को इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए, वो है होम केयर, डेंटल और OPD को मोर इंक्लूसिव बनाया जाए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा जो अधिकतम एज है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, यानी जो सीनियर सिटीजन हैं या फिर लंबी उम्र आयु के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की एज को रिस्ट्रिक्ट करना, जिससे छोटी उम्र के अंदर लोग इंश्योरेंस ले सके और अधिक आयु के अंदर यानी लंबी आयु के अंदर अगर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए तो वो स्टैंडर्ड कवर का दिया जाए, ये सुझाव दिया गया। इसके अलावा एक और सुझाव दिया गया है कि जो न्यू एज एफिनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए स्मॉलर टेन्योर्स के प्रोडक्ट ऑफर किए जाए, यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जो अतिरिक्त प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं वो भी ग्राहकों को ऑफर किए जाए, जिससे ओवरऑल जो सेगमेंट है या जो ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सकता है। ये सुझाव जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा रेगुलेटर को दिए गए हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है एक सबसे बड़ा मार्केट सेगमेंट बन के उभरा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। बढ़ते आगे, दीपम सचिव ने IDBI बैंक के विनिवेश टलने की खबर का खंडन किया है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स इस बात की जानकारी दे रहे थे कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो IDBI बैंक का डाइवेस्टमेंट है उसको फिलहाल टाला जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। इसमें इस बात के हवाले से ये जानकारी दी गई कि जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है, लिहाजा बेहतर वैल्यूएशन पाने के मकसद से सरकार इसको टाल सकती है। लेकिन दीपम सेक्रेटरी ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से खारिज किया है, खंडन किया है और ये कहा है कि सरकार अपने पूर्व निर्धारित प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी जहां तक IDBI के विनिवेश का सवाल है। दीपम सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से मिसलीडिंग है, स्पेकुलेटिव है और इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। ET Now स्वदेश से फ़ोन पर बातचीत करते हुए दीपम सेक्रेटरी ने ये कहा कि अपने पूर्व निर्धारित प्लान के साथ ही सरकार आगे बढ़ेगी। IDBI बैंक का जो विनिवेश प्लान है वो ऑन ट्रैक है और उसी हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपको पता है कि इस साल के शुरुआत में सरकार ने ये जानकारी दी थी कि मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो IDBI बैंक के लिए मिले हैं, लिहाजा जो डिफाइंड प्रोसेस है उसी हिसाब से सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके अलावा इस बात पर भी गौर किया और फोकस किया दीपम सेक्रेटरी ने कि वित्त वर्ष 2024 में IDBI बैंक की जो विनिवेश की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट होने की उम्मीद है और इसी मकसद से सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार और LIC का जो IDBI में करीब स्टेक जो है 94.71% है और ये अपने तरह का यूनिक ट्रांजैक्शन है अगर आप इंडियन बैंकिंग स्पेस में अगर बात करते हैं। और सरकार के जो डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है, जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, उस दिशा में IDBI बैंक का विनिवेश जो है वो काफ़ी अहम हिस्सा है। लिहाजा सरकार अपने पूर्व निर्धारित प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रही है, जैसा कि दीपम सेक्रेटरी ने जानकारी दी है। और चलिए अब कुछ खबरें राजनीति के गलियारों से, जिस पर दिल्ली का सियासा इस वक्त चढ़ा हुआ है। जो सियासी पारा है वो यहां पर ज्यादा ही चढ़ा। सबसे पहले बात संसद में अच्छे घमासान की। राहुल गांधी की माफी को लेकर संसद में संग्राम जारी है और इस वजह से संसद की कार्यवाही पर बार बार ब्रेक लग रहा है। आज हुए हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 20 मार्च यानी सोमवार के लिए 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के महज 20 मिनट बाद ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। उधर सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी भी काफी सक्रिय नजर आईं। राहुल गांधी और खड़गे के साथ विपक्ष ने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया। और दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। वो अब 22 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनकी 7 दिन और रिमांड की मांग की थी।
इससे पहले रिमांड खत्म होने को लेकर सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई। ईडी मामले के दूसरे आरोपियों के साथ सिसोदिया की आमने सामने पूछताछ कराना चाहती है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि एलजी ने शराब नीति में गड़बड़ी की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने मोबाइल डेटा फिर से हासिल कर लिया और उसे सिसोदिया से कई और सवाल पूछने हैं। और मनीष सिसोदिया को एक झटका उनकी पार्टी की सरकार से भी लगा है। आतिशी सिंह के शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के बाद अब दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया का सरकारी बंगला भी अब आतिशी को आवंटित कर दिया है। अब आतिशी का नया पता AB17 मथुरा रोड होगा, जिसमें पहले सिसोदिया रहा करते थे। बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जेल में बंद सिसोदिया से केजरीवाल ने महज 15 दिनों में पल्ला झाड़ दिया है। देखिए, बहुत जल्दी है अरविंद केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया से अपना पिन छुड़ाने की। कल हमने देखा और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी हो रहा है वो वीडियो कि जब उनसे सवाल पूछा गया सिसोदिया के बारे में, कैसे उन्होंने अवॉइड किया सिसोदिया के सवालों को लेके। और आज जिस प्रकार जो खबर आ रही है कि वो बंगला आतिशी को अलॉट कर दिया गया, मैं पूछना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल साहब से कि आप तो कहते थे आप तो भाभी जी का ख्याल रखेंगे, बड़ी जल्दी हो गई वो बंगला खाली कराने की, जबकि टेक्निकली तो उनको 6 महीने का टाइम मिलता है खाली कराने का या अलॉट करने का। बहुत जल्दी हो गया, अभी तो मात्र 10 दिन भी नहीं हुए उनको गए हुए। टेक्निकली अब मनीष सिसोदिया इसके हकदार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की जल्दी अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपना पिन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से। और अब बात बेमौसम बरसात की। भले ही इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन किसानों के लिए ये एक मुसीबत बनकर बरसी। बेमौसम की बरसात से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा मुश्किल सरसों, चना और गेहूं की तैयार फसलों को हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य महाराष्ट्र में फलों की खेती को भी नुकसान हुआ है। दरअसल हिमालय में बनी चक्रवाती हालातों की वजह से भारत के कई राज्यों में मौसम ने अपना रुख बदल लिया। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने सोमवार तक कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में बारिश बंद होने तक फसलों की कटाई न करने की सलाह दी गई है। साथ ही अगर पहले ही कटाई हो चुकी है तो नुकसान से बचने के लिए फसलों को सुरक्षित स्थानों पर स्टोर करने की सलाह दी गई है। लास्ट 2 डेज आप देखेंगे कि भारत के भी बहुत सारे हिस्सों में, जैसे स्पेशली सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में रेन और थंडरस्टॉर्म्स रिकॉर्ड किया गया है। ये जो सीजन है मार्च अप्रैल में, इस महीना में ऐसे ही थंडरस्टॉर्म के साथ कभी ओलावृष्टि भी होता है। इसके साथ साथ लाइटनिंग और स्क्वेली विंड्स और गस्टी विंड्स भी कभी कभी तेज हवा 30 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। और ये सभी जो एक्टिविटी है यूजुअली आफ्टरनून आवर्स से शुरू करके नाइट तक जारी रहता है। और इसका जानकारी देने के लिए हम राउंड द क्लॉक वॉच रखे हैं। और हम ये जो घटना अभी घट रहा है इसका पूर्वानुमान 5 दिन पहले किए थे कि ऐसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देश में आने वाले हैं। और ये एक्टिविटी अभी जारी रहेगा। नेक्स्ट 5 डेज तक आप देखेंगे जो हमारा पूर्वानुमान है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इसके साथ साथ जो बारिश, लाइटनिंग एक्टिविटी जारी रहने का उम्मीद है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।